तो यहाँ पर हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर लगाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पेपर है ये 22 दिसंबर 2021 मतलब 22 दिसंबर 2021 की शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट पेपर है पेपर 1 और पेपर 2 में देखिए आधी चीज़ें सेम रहती हैं लगभग, है ना, आधे से ज़्यादा चीज़ें, तो 90 क्वेश्चन का सेम वही रहता है। बस आपको तैयारी और प्रैक्टिस जारी रखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। तो ये कौन सा संबंध जो है, कौन सा क्षेत्र पूछा गया है? तो संवेगात्मक क्षेत्र या संज्ञानात्मक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या फिर इसके अलावा ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे शारीरिक क्षेत्र। तो यहाँ पर जो संज्ञानात्मक क्षेत्र दिया गया वो करेक्ट विकल्प होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पूछी गई चीज़ें बौद्धिक संबंध से, बौद्धिक है ना, तो बुद्धि से या बौद्धिक सामर्थ्यों से संबंधित है, तो जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव एरिया भी कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पर है और पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बढ़ेंगे, इससे पहले भी अदर जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हमने सॉल्व कराया उनको, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, तो सारे वीडियो देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो सना, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, सना ने जो है अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। तो यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? मतलब बटन और कमीज, बटन और कलम, ये सब मतलब वो उंगलियों की बात तो से बात की जा रही, उंगलियों की यूज़ से, लेकिन उससे पहले उसने गिलास को पकड़ना सीख लिया। अब यहाँ गिलास पकड़ने में एक उंगली यूज़ नहीं होती है, पूरा हाथ यूज़ होता है। तो यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? विकास के एक आयाम या विकास एक आयामी है या विकास की दिशा शीर्षाभिमुख होती है। शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष से अभिमुख मतलब नीचे की तरफ, या फिर विकास की दिशा अधोगामी है, विकास का क्रम अनिश्चित। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है ना। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया विकास की दिशा अधोगामी है, मतलब केंद्र से बाहर की ओर बात की जा रही है। अब यहाँ पर ये की बात क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हालांकि सही दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ की बात है वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? तो जो बच्चों का विकास होता है किसकी वजह से, क्या परिणाम है? तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। यहाँ पर आनुवंशिक और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया होती है, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 नंबर है, निम्न में से कौन सा कारक जो है सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? तो प्राथमिक कारक कौन सा है? तो यहाँ पर परिवार है, आसपास पड़ोस है, समकक्षी भी है, जो कि बच्चे सीखते हैं इन चीज़ों में। बाकी सरकार से कोई बच्चे का मतलब नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा करेक्ट। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाइंस की दुविधा। अब यहाँ पर देखिए जो हिंज की स्टोरी है ना, जो मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है किसने? यहाँ पर कोहलबर्ग ने। किसने दिया? कोहलबर्ग ने। तो वही हाइंज या कहीं हिंज लिखा होता है, हाइंस लिखा होता है। तो वो दुविधा की बात करें, क्वेश्चन यहाँ से फिक्स से आना ही आना है, तो ये टॉपिक जरूर पढ़िएगा। और बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो नैतिक विकास की बात की है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे, 6 नंबर है, 9 वर्षीय लीला ने जो है बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। मतलब उसने कई सारे बटन संग्रह किए और वो कोई छोटे हैं बड़े हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको वर्गीकृत करती है। फिर उसने उसे समूहों में बांटने को एकत्र किया, बटनों को एकत्र किया समूहों में, फिर उन्हें उनके छेद के आधार पर दोबारा वितरित करती है किया। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला का विकास कैसा? तो यहाँ पर देखिए बटनों को पहले तो वो कलर या साइज के बेस पे हर चीज़ यहाँ पर देखने की बात हो रही है। तो जीन पियाजे की जो 4 स्टेज हैं ना, या उन्होंने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसकी 4 अवस्थाएं हैं। तो मूर्त यहाँ पर देखने वाली चीज़ की बात हो तो मूर्त संक्रियात्मक यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। तो जीन पियाजे से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही है। 7 नंबर है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा, ये देखिए जीन पियाजे से रिलेटेड, वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, है ना। वर्तमान जो स्कीमा क्या है? ग्रुप ऑफ नॉलेज, एक तरीके से
नॉलेज का ग्रुप होता है, उसमें जब उस इंफॉर्मेशन को वो समाहित कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आत्मसातीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा लेव वाइगॉत्स्की। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन 100% आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, दोनों पेपर में, चाहे वो पेपर 1 हो या 2 हो। पेपर 1 या 2 में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है लैंग्वेज को लेकर, तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं। लेव वाइगॉत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, है ना, तो विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो लेव वाइगॉत्स्की का यहाँ मनोगतिक नहीं है, मनोलैंगिक नहीं है, या सामाजिक सांस्कृतिक विकास इन्होंने दिया। ऑप्शन नंबर 3 बनेगा करेक्ट। तो कुछ क्वेश्चन सीधे पूछेंगे, जो शुरुआत में जो शिफ्ट हुई थी उसमें से क्वेश्चन थोड़ा इजी आया था, बट थोड़ा बाद में जाते थे क्योंकि क्वेश्चन को डीप बनाना होता है, क्योंकि लोगों को पैटर्न पता चल जाता है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9 की आगे तरफ बढ़ेंगे। जब कोई जो है अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की बात हो रही है ना, तो पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है। तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही, मतलब उसको थोड़ी सी हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर पाड़ या मचान भी कहते हैं, इसे ढाल भी कहते हैं, जिससे जो थोड़ी सहायता दी जाती है बच्चों को उसके विकास के लिए, कोई भी काम कर रहा है उसकी हेल्प की जाती है तब। क्वेश्चन नंबर 10 है एक प्रगतिशील कक्षा में, तो जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसकी बात हो रही है, उसमें क्या ऑप्शन यहाँ पर बनेगा करेक्ट? तो यहाँ पर शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। शिक्षण जो है पाठ्य पुस्तक, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ योगात्मक परीक्षा पर बल, बिल्कुल। योगात्मक परीक्षा का मतलब क्या होता है? जो कि साल में एक बार लास्ट में परीक्षा ली जाए, ये एक विकल्प गलत है। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो प्रगतिशील कक्षा वही होती है जिसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका, आपस में इंटरेक्शन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। बुद्धि कौशल, और यहाँ पर देखिए पहली बात तो अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक स्थनिक या फिर तार्किक गणित, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक इन दोनों ऑप्शन से क्वेश्चन 100% मिलेगा, अंतर्वैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक। अंतरावैयक्तिक और इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बात की गई है कौन सी जो है बुद्धि कौशल, कौन सा बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों की मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचान कर उन पर प्रयुक्त प्रतिक्रिया है। मतलब दूसरों की मनोदशा, जैसे आपके सामने कोई है, उसकी मनोदशा आप समझ कर उसके ऊपर, है ना, प्रतिक्रिया देते हैं, उसकी भावनाओं को समझ के, उसके मन की बातों को समझ के, या उसकी दशा को समझ के, दैट इज कॉल्ड अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक जब दूसरों की बात हो रही है। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? जब अपने खुद के बारे में जो नॉलेज होती है वो। क्वेश्चन नंबर 12 बढ़ेंगे। यहाँ पर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एक क्वेश्चन फिक्स है, शिक्षा नीति से पूछा गया था हर शिफ्ट में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रस्ताव रखती है, तो किस बात का प्रस्ताव रखती है, इसको पढ़ के जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। तो प्रस्ताव जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये तो क्लियर ही है। बाकी ऑप्शन अगर यही करेक्ट है तो आगे गलत ही होंगे। प्राथमिक कक्षा में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोगिता, तो यहाँ एक तरह की भाषा कोई फिक्स नहीं कही गई है, यहाँ पर बहुभाषिकता को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए रहेगा कि बिल्कुल करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए जो है विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता में लड़कियों को। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आना है, मतलब सीटेट का पैटर्न एकदम फिक्स है, वो क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 100+ तो स्कोर कर ही सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत अगर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है ना, तो जेंडर रूढ़िवादिता, ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी आए जिसमें एक दोनों लड़के और लड़कियों की बात की जाए और पक्षपात, मतलब एक काम ऐसा जो लड़के करते ही हैं और लड़कों के लिए बात की जाए, और लड़कियों के काम को, जैसे खाना बनाने की बात अगर लड़कियों की जाए, तो दैट इज कॉल्ड जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, यहाँ पर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 14 नंबर है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? सतत एंड व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना होता है। शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड और अभिलेख का तैयार करना भी होता है, इससे सतत मूल्यांकन की विशेषता है। और बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना, उनको श्रेणीबद्ध करना नहीं जाता है।
और शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपके, अगर आपने उनको सीख लिया, क्योंकि ये जो एनसीएफ, जैसे जो एनसीएफ की बात की जा रही है, ये उससे क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो ये एकीकृत पहली बात तो इसमें वर्ड आया, तो ये भी करेक्ट होगा। मतलब थर्ड जिसमें नहीं है वो गलत है, बाकी 1 to 4 सही। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट। 15 नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत का क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए, तो मुख्य रूप से रटने की बात नहीं होगी, केवल की बात नहीं होगी, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने का विकास और अनुकूलन करना, ये तो करेक्ट मिल रहा है। आगे देख लेंगे, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं, बिल्कुल, तो आपको पूरी लाइन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर आप कुछ वर्ड से ही पकड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा गलत रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिल्कुल गलत है। निःशक्त व्यक्ति या अधिनियम, या फिर दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, या फिर शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम पहली बात तो ये 2009 में आया था, यहाँ पर हाल ही में बात की गई है ना। तो करंट से जोड़ के, अगर शिक्षा से जुड़ा 2020 की शिक्षा नीति से, तो यहाँ पर जोड़ के पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा जो है कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। प्राथमिक शिक्षा प्लस समावेशन, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले पेपर और सेकंड पेपर में सेम मिलेंगे, लेकिन उसके ऑप्शन के बेस पे आपको आंसर देना होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका प्राथमिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से 5 तक, और जो सेकंड पेपर आपका रहेगा वो 6 to 8, उसके बेस पे आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। 18 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी विशेषताओं का जो है समूह प्रतिभाशाली छात्रों का परिभाषित करता है। प्रतिभाशाली छात्रों को कौन परिभाषित करता है? शीघ्रता सीखते हैं और उन्हें उसे याद करते हैं, तो ये तो यहाँ पर होगा ही होगा। फिलहाल ऑप्शन यहाँ सारे नहीं दिख रहे हैं इसलिए छोटा करेंगे। शीघ्रता से सीखते हैं तो प्रतिभाशाली बालक हैं, मतलब फर्स्ट तो सब में है। यहाँ पर सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, सतर्क भी हैं, तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी का अवलोकन भी करते हैं, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, मतलब समय बीतने पर वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बनेगा करेक्ट। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें विकल्प में ऑप्शन दिया हो वही टिक करिएगा, अगर कथन बेस्ड पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है, मतलब दृष्टिबाधिता से जूझ रहे हैं उनके लिए प्रभावशाली नहीं है, वो बताना है। तो प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, अगर दिखाई नहीं देता तो उनके सामने आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बोलेंगे और स्पष्ट बोलेंगे ताकि वो सुन सकें और उसको अच्छे से समझ सकें। 3 आयामी नक्शे और चार्ट का तो प्रयोग करना ही करना है। ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सके, छूकर वो महसूस कर सके। अब यहाँ पर देखने की बात हो रही तो नहीं पूछा गया, तो दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए आपको कोई विकल्प यहाँ सही नहीं माना जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराए जाने चाहिए, तो यह क्या ये सही है? और दूसरा है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, तो भी तो बिल्कुल ही सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसका ये एक दूसरे पर डिपेंड है, ये चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा जैसे कि रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन नहीं होते हैं उस तरीके का क्वेश्चन है। तो पहली बात तो सही तो दोनों हैं, तो दोनों सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन इसमें। लेकिन क्या ये कारण बन सकता है, क्या सही व्याख्या करता है? तो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। 21 है, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास करती है, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? मतलब वो बाह्य अधिकारिता, वो विश्वास रखती है कि बाहर की चीज़ों उस पर नियंत्रण रखेंगी, तो उसकी असफलता के लिए वो किस कारण को बता सकती है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर
योग्यता की कमी, वो ये नहीं बताएगी कि मैं योग्य नहीं हूँ। तैयारी की कमी भी नहीं बताएगी, क्योंकि वो बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, बाह्य कारकों में अपनी त्रुटि नहीं देखेगी वो। तो यहाँ बुरी किस्मत, वो क्या कहेगी, मेरी बुरी किस्मत है, इस वजह से मेरे अच्छे अंक नहीं प्राप्त हुए हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर एक प्रगतिशील कक्षा जो है, यहाँ पर कुछ छूट रहा है, नेक्स्ट है 22 नंबर। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण। अब प्रगतिशील कक्षा अभी बात की थी जिसमें आपस में इंटरेक्शन होता रहे। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वातावरण का निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अन्वेषण को, यहाँ पर ऑप्शन देखिए नीचे दिए गए हैं काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। तो अन्वेषण मतलब खोज को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके भी करना है। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को, देखिए समूह में रखने की बात है तो बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है। आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, तो ये तीनों मतलब 3 नंबर जिसमें नहीं है वो सही। 3 ऑप्शन किसमें है, थर्ड वाले में, थर्ड सही रहेगा। 23 है, निम्न में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। सहगामी अधिगम युक्ति बताना है कौन सी है। ढालना या क्रमबद्धता या सामाजिक पृथकीकरण या फिर पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। तो सहगामी में क्या होगा, अगर पारस्परिक रूप से प्रश्न करेंगे बच्चे तब वो सहगामी होगा। 24 नंबर है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए हैं और फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यहाँ पर यांत्रिक कर बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन कर, मतलब मन के मंथन को करने की बात करी गई है, सोचने की बात कही गई। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो किस व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं, या रचनावाद की, या स्पष्ट अनुदेशन की, या सक्रिय अनुकूलन की। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए डाउट भी है तो आप जो एनसीएफ यहाँ पर पहली बार तो एनसीएफ 2005 आपको पता होना चाहिए। रचनावाद के बेस पर रखा गया है और उसी के हिसाब से हमारा सीटेट का पाठ्यक्रम, मतलब जो एनसीईआरटी की बुक चलती है वो, और एनसीईआरटी की बुक से ही पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रचनावाद ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ कथन दिया गया शिक्षा, देखिए यहाँ पे पीडीएफ थोड़ा अगर डल हो सकते जूम करके तो समझ जाएगा, मैं बोल के बता रहा हूँ। शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण, तो बिल्कुल सही है संज्ञान, और दोनों यहाँ पर फिलहाल करेक्ट बनेंगे, दोनों सही, और व्याख्या भी करता है क्योंकि संवेग जो है सीखने में, संज्ञान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 26 है, शैक्षिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। तो बच्चों की त्रुटि समझना क्या है ये पूछा गया है। केवल आ गया तो गलत है, पूरा समझे, गलत ही गलत। शिक्षण प्रक्रिया में केवल आया, गलत। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के प्रासंगिक है। शिक्षण या सीखने के संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं, तो बिल्कुल गलत। ये 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे 27, निम्न में से समालोचनात्मक शिक्षण में क्या शामिल है। समालोचनात्मक शिक्षण में क्या शामिल है, यहाँ पर परसंज्ञान या विश्लेषण, मनन, ये तीनों शामिल हैं। समालोचनात्मक चिंतन करने में देखिए मनन भी करना पड़ेगा, विश्लेषण भी करना पड़ेगा और परसंज्ञान भी। नेक्स्ट बात करेंगे 29 नंबर को। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, अनीता जो कि 4th कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। उकताहट मतलब बेचैनी या फिर ना समझ पाना, ये चीज़ बात कर सकते हैं। तो यहाँ इन विद्यार्थियों की अनदेखी करे, क्या वो अनदेखी करेगी, बिल्कुल नहीं। उन विद्यार्थियों को दंडित भी नहीं करेगी, कुछ वर्ड पकड़ के आपको तुरंत ऑप्शन, क्योंकि सीटेट में टाइम मैनेज करना
आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ऑप्शन बड़े होते हैं, क्वेश्चन बड़े होते हैं, इसलिए टाइम को मैनेज करते ही कैसे सीखना है ये बात करेंगे। पाठ के विषय वस्तु को पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। मान ले कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है शिक्षिका को या शिक्षक को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेगा। इसका मतलब वो किसी न किसी तरीके से लेसन को समझा नहीं पा रही शिक्षिका, तो उसको कहीं ना कहीं दोबारा चिंतन करना चाहिए अपने पढ़ाने के तरीके पर। बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। किसी अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करना है तो आप क्या कहकर उसको प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पर जो है, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है, तो प्रथम लास्ट से नहीं मतलब है। इस पर काम करना कि कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं, तो इस चीज़ पे वो प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट को लेकर। और कोई भी डाउट है कमेंट में लिखिएगा। सीखने की गति है, सीखने की गति कैसी होती है, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर होती है, बिल्कुल गलत है। पूरी तरह से पर्यावरण, बिल्कुल पूरी तरीके से बात की जाए तब भी गलत विकल्प रहेगा। व्यक्तिगत और पर्यावरण, व्यक्तिगत और पर्यावरण दो, देखिए यहाँ पर विकास के 2 सिद्धांत मतलब आनुवंशिकता और यहाँ पर्यावरण की बात हो रही है, जो कि एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तभी जाके विकास होता है। तो दोनों जिसमें ऑप्शन होंगे वही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।